नमस्कार। प्रयास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज एसएससी L2 का जो आपका पेपर सॉल्यूशन है उसको हम पॉलिटिकल साइंस के प्रश्न देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारे प्रश्न आपने बहुत अच्छे से किए होंगे और प्रैक्टिस क्योंकि आपने बहुत अच्छी कर रखी है। जो भी आपके डाउट्स हैं उनको एक बार हम क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए एक एक प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपके सामने एक प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करो। ठीक है, अब इनका क्रम देखना है कि भाई पहले राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक कौन कौन इनका कार्यकाल किस रूप में रहा है। तो हम एक तरफ कार्यकाल नोट कर लेते हैं, उसके बाद में अपने आप सेट होगा। देखो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये 1962 से 67 राष्ट्रपति रहे थे। इनके तुरंत बाद आपको पता है डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 से 69, और हमें पता है कि 69 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एन संजीव रेड्डी जिन्होंने 69 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था लेकिन वो जीत नहीं पाए थे। ठीक है, तो अब इनको दोबारा मौका मिला 1977, और 77 से लेके ये कब तक रहे थे, 82। आर वेंकट रमन ये 87 में राष्ट्रपति बनते हैं और 92 तक रहते हैं। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ये 92 से लेके कहाँ तक है, 97 तक। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल क्रम पूरा है। देखिए आप पहले हो जाएंगे, इसके बाद ये आएंगे, इनके बाद ये आएंगे, इनके बाद ये हैं, तो ये तो बिल्कुल ठीक है। 1 2 3 4 5 सीधा सा क्रम है। यानी जिस क्रम में हमने राष्ट्रपतियों का टॉपिक जो अध्ययन किया था वही क्रम बिल्कुल यहाँ एग्जैक्ट में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। अगला देखिए, निम्न में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, यानी सीधा ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से कौन से राष्ट्रपति हैं जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। अब इसमें देखो आप कौन कौन से हैं। आर वेंकट रमन ये राष्ट्रपति रहे हैं, लेकिन आपको ये भी पता है कि 1984 से लेके 87 तक ये भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। नीलम संजीव रेड्डी इन्होंने सीधे राष्ट्रपति का पद संभाला था, तो आपके प्रश्न का उत्तर तो ये मिल गया सीधा। ठीक है, कि कौन है जिन्होंने उपराष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं किया था, तो नीलम संजीव रेड्डी ने उपराष्ट्रपति के रूप में काम नहीं किया। हाँ, ये है कि ये जब राष्ट्रपति बने उससे पहले 2 बार लोकसभा के स्पीकर रह चुके थे। ठीक है, डॉक्टर जाकिर हुसैन ये आपको पता है कि वेंकट रमन सॉरी राधाकृष्णन के बाद 62 से 67 तक भारत के क्या थे, उपराष्ट्रपति थे। और 1987 से लेके और 92 तक उपराष्ट्रपति कौन रहे हैं, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और बाद में ये क्या बने थे, राष्ट्रपति। तो इसमें तो बिल्कुल सिंपल सा है, नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति हैं जो पहले कभी उपराष्ट्रपति नहीं रहे। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आपके सामने 2 कथन हैं और आपको उन कथनों को पहले समझना है और फिर आपका उत्तर ढूंढने का प्रयास करें। प्रत्येक एमएलए के वोट का मूल्य अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। ये बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन की, आर्टिकल 55 में, कि राष्ट्रपति के चुनाव में जब एमएलए वोट डालते हैं, विधानसभा के सदस्य वोट डालते हैं, तो प्रत्येक एमएलए के वोट का जो मूल्य होता है वो हर राज्य में अलग अलग होता है। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि हर राज्य की जनसंख्या अलग अलग होती है और हर राज्य की विधानसभा की सीटों की संख्या भी क्या होती है, अलग अलग होती है। तो एमएलए के वोट का जो मूल्य होता है वो सब राज्यों में अलग अलग होता है। लोकसभा के सदस्यों के वोट का मूल्य राज्यसभा के सदस्यों के वोट मूल्य से अधिक, ये गलत बात, क्योंकि संसद सदस्यों का मत मूल्य बिल्कुल समान होता है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे राज्यसभा। तो इसमें आपका कौन सा, इन कथनों में से कौन सा सही है, केवल एक सही है, क्योंकि 2 तो गलत हो गया ना। 2 में कह रहे हैं लोकसभा और राज्यसभा का समान नहीं हो रहा है, वो कह रहा है लोकसभा का। तो हमने तो ये पढ़ा है और हमने ये पूरा डिस्कस किया था कि संसद सदस्यों का मत मूल्य जो होता है वो क्या होता है, समान होता है, और विधानसभा में क्या होता है, असमान होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दिए गए त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति द्वारा तुरंत दी जाती है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं, उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। आर्टिकल 56(2) में हमने इसको पढ़ा कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देंगे, उपराष्ट्रपति का। और यह भी पढ़ा कि उपराष्ट्रपति उस इस्तीफे की जानकारी तुरंत रूप से किसको देते हैं, स्पीकर ऑफ लोकसभा को। किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को देंगे। तो आपका उत्तर है कि किसको देंगे, लोकसभा के स्पीकर को। अब आपसे यह भी डिस्कस करें क्यों देते हैं।
तो क्योंकि उपराष्ट्रपति राज्यसभा के क्या होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, तो राज्यसभा को इस बात की जानकारी मिल चुकी है कि महामहिम का पद क्या हो गया है, रिक्त हो गया है। लेकिन दूसरे सदन को जानकारी देनी है तो उसके पीठासीन अधिकारी को भी सूचना दी जाती है। और दूसरा सदन कौन सा है, लोकसभा। तो उपराष्ट्रपति तुरंत सूचना किसको देंगे, लोकसभा के अध्यक्ष को सूचना देते हैं कि महामहिम का पद क्या हो गया, खाली हो गया, इस्तीफा दे दिया। अगला देखो, निम्न में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रपति के संदर्भ में सही नहीं है। आपके सामने 4 कथन है और इनमें से हमें देखना है कि राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा है। वह संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकता है, पहली बात। अगर आप ध्यान से प्रश्न को निकालेंगे तो आपको यहीं पर उत्तर मिल जाएगा। हमारे पास संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा हमें पता है कि टेम्परेरी हाउस है, अस्थायी सदन है जो समय से पहले भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा के लिए हमने लिखा था कि ये परमानेंट हाउस है जो कभी भंग नहीं होता है, कभी विघटित नहीं होता है। तो उत्तर यही मिल गया कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को विघटित कर सकते हैं नहीं, वो केवल किसको कर सकते हैं, लोकसभा को विघटित कर सकते हैं, किसी को भी नहीं कर सकते। दूसरा देखो, वह दोनों सदनों में अभिभाषण और संदेश भेजने का अधिकार रखते हैं, बिल्कुल रखते हैं। वह दोनों सदनों को या किसी सदन का सत्रावसान कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। और अनुच्छेद 108 के तहत कुछ दशाओं में, कुछ परिस्थितियों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो बाकी तीनों बिल्कुल ठीक है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है, आपका उत्तर ये हो गया। अगला देखो, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव प्रकरण के लिए सही नहीं है। चुनाव से संबंधित 4 कथन है। पदस्थ राष्ट्रपति की पदावधि से पूर्व उत्तराधिकारी का चयन आवश्यक रूप से हो जाना चाहिए। पहला है कि जो राष्ट्रपति पद पे है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले उस नए उपराष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। राष्ट्रपति अपना पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष तक पद पर रहेंगे। राष्ट्रपति का उत्तराधिकार आने तक कार्यकाल की समाप्ति पर वह पद पर बना रहेगा। और निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। 4 कथन है, ठीक है। अब देखो, ये बात ठीक है कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा करे, उससे पहले ही नए राष्ट्रपति का चुनाव हमें पूर्ण कर लेना है, ठीक। दूसरा है, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण, क्योंकि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल होता है और वो कब से काउंट होता है, जिस दिन वो शपथ लेके अपना पद ग्रहण करे उस दिन से लेके 5 साल। तो दूसरा कथन भी ठीक है। राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी आने तक, यानी तक कार्यकाल की समाप्ति पर भी वह पद पर, जब तक नया राष्ट्रपति शपथ नहीं ले तब तक राष्ट्रपति पद पे बना रहेगा। लेकिन चौथा कथन है, ये देखो, निर्वाचक मंडल के अपूर्ण होने के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव स्थगित किया जा सकता है। अपूर्णता का मतलब है कि संसद में कुछ सीटें वैकेंट हो, या विधान मंडलों में कुछ सीटें वैकेंट हो, या विधानसभा जो है वो कहीं पे भंग हो। तो क्या ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है। आपको ज़्यादा पीछे जाने की आवश्यकता नहीं। 2022 की बात करें, 2022 में जब राष्ट्रपति का चुनाव था तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा का गठन नहीं था, उसके बाद भी चुनाव 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में ये बात बताई थी और इसमें साफ कहा था कि चाहे एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग क्यों ना हो, राष्ट्रपति का चुनाव है वो निश्चित समय पे होगा, उसको टाला नहीं जा सकता। तो ये कथन सही नहीं है, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला देखो, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी नहीं है। राष्ट्रपति संसद का सत्र बुलाता है, बिल्कुल बुलाता है। संसद के सत्र का सत्रावसान करता है, ये भी ठीक है। संसद की बैठक स्थगित करता है और अध्यादेश जारी करता है। तो देखिए, संसद की बैठक, हमें ये पता है साफ कि सदन को स्थगित करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी के पास। और पीठासीन अधिकारी आपको पता है कि लोकसभा में पीठासीन होते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, और राज्यसभा में पीठासीन होते हैं राज्यसभा के सभापति, जो कि पदेन रूप से भारत के कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संसद की बैठकों को स्थगित नहीं कर सकता। इनमें से ही पूछ रहे कौन सी शक्ति नहीं है। बाकी सारे पावर, आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी करता है, बिल्कुल। संसद का सेशन कॉलिंग करना, सत्र को समाप्त करना, ये दोनों पावर किसके पास है, राष्ट्रपति। तो इसमें राइट आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट देखो, निम्न में से कौन से राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित हुए थे जब सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के निर्वाचन विवाद की सुनवाई कर रहा था। तो ये आपके सामने मैंने अभी निर्वाचक मंडल वाली बात की, और वीवी गिरी राष्ट्रपति थे, तो उनको इस मामले के लिए कहां, कोर्ट में पेश होना पड़ा। नेक्स्ट देखो, भारतीय राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है।
4 कथन है, इनमें से आपको देखना है कौन सा कथन संविधान का उल्लंघन करने के लिए उसे पद से हटाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। अगर राष्ट्रपति पद पर रहते संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो संसद महाभियोग द्वारा उनको पद से हटा सकती है। उनके विरुद्ध फौजदारी मुकदमा चलाया जा सकता है। वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और वह आपातकाल में एक राज्य में प्रत्यक्ष शासन कर सकते हैं। तो आप देखो यहां आगे जाने की आवश्यकता नहीं है। जब तक राष्ट्रपति पदासीन है तब तक किसी न्यायालय में उनके खिलाफ कोई वाद दायर नहीं किया जा सकता। ठीक है, यह कथन सही नहीं है। अगला देखो, किस संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए, तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था कि 1975 में जब देश में तीसरा आपातकाल लागू हुआ उस दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने एक संशोधन किया था, 42वां संशोधन 1976 में, और उसमें प्रावधान किया था कि राष्ट्रपति जो हो मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए क्या होता है, बाध्य। जब आपातकाल समाप्त हुआ और 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो उस दौरान 44वां संशोधन हुआ और उसमें हमने ये प्रावधान रखा था कि राष्ट्रपति पूरी तरह से सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो यहां पर कौन सा है जिसमें बाध्य किया गया था, 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित हो जाना चाहिए। 2 चीजें हैं, एक आपका ऑर्डिनेंस है, ठीक है, और एक आपका एक्ट है। ऑर्डिनेंस भी एक कानून होता है लेकिन ये टेम्परेरी होता है, और एक्ट भी एक कानून होता है लेकिन ये परमानेंट होता है। ऑर्डिनेंस तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में नहीं होती है, यानी संसद का कौन सा काल, विश्रांति काल में ऑर्डिनेंस जारी करते हैं राष्ट्रपति। अब जब संसद का अधिवेशन शुरू होता है तो ऑर्डिनेंस को संसद की क्या लेनी होती, मंजूरी लेनी होती है। और आपसे प्रश्न ये पूछा है कि राष्ट्रपति जो अध्यादेश जारी करते हैं संसद कितने समय में उसको अनुमोदन करे, तो हमने साफ किया था कि जब अध्यादेश जारी होता है उसके बाद संसद का जो भी सत्र आता है उसके शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर भीतर, तो संसद के अधिवेशन के 2 माह में, जारी होने के 6 माह में, संसद के नए अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह में, ये रहा राइट आंसर। जो नेक्स्ट सेशन आएगा उसके शुरू होने के बाद 6 सप्ताह के भीतर भीतर अगर संसद उसका समर्थन कर देगी तब तो अध्यादेश कन्वर्ट होकर किस में आ जाएगा, एक्ट में, और वरना वो स्वतः ही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, आपके पास 2 कथन है, इन पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला कथन है भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का है, लेकिन थोड़ा सा मामले में, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो यहां तो यह है कि हमारा जो प्रधान होता है वो ब्रिटिश राजा से, हालांकि निर्वाचन प्रक्रिया को छोड़ दें तो हम मान सकते हैं कि इसमें ए सही है, परंतु भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के, भाई ब्रिटिश राजा से भिन्न तो इसलिए हो गया क्योंकि ब्रिटिश का जो राजा है वो वंशानुगत शासन का प्रतीक है, और भारत का जो प्रधान है, कौन, हेड ऑफ स्टेट आपके राष्ट्रपति, वो कैसे हैं, निर्वाचित, इसलिए भारत गणराज्य है। तो भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भी नहीं, बात तो ठीक है। भारत के राष्ट्रपति की स्थिति अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलती है, बिल्कुल नहीं मिलती। अमेरिका में अध्यक्षात्मक प्रणाली है और वहां पर संवैधानिक और वास्तविक कार्यपालिका का भेद नहीं पाया जाता है, बल्कि सारी की सारी ताकत जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति के पास होती है, और इसीलिए अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया का सबसे क्या होता है, ताकतवर आदमी होता है। ठीक है, और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं मिलता, क्योंकि भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसदीय प्रणाली के अनुसार हेड ऑफ स्टेट होता है, नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट। वो शासन का अध्यक्ष नहीं होता है, किसका होता है। ठीक, तो ये सही है, ए नंबर ठीक है, परंतु आर गलत है, आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, भारत का उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ तथ्य हैं और उनमें से फिर हमें देखने कौन कौन सी बातें सही हैं। भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, तो संवैधानिक स्थिति में देखें तो नंबर 1 पे कौन आते हैं, भारत के राष्ट्रपति, और दूसरे नंबर पे स्थिति किसकी होती है, भारत के उपराष्ट्रपति। तो पहला कथन ठीक है। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबंध कोई औपचारिक कार्य नहीं है। उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करते हैं। राष्ट्रपति के पदत्याग, अपदस्थीकरण अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते हैं। ये सारे के सारे कथन जो हैं वो क्या हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चारों कथन है कि पहला है द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी होता है, ठीक है। दूसरा है कि उसके पास पद से संबंधित,
क्योंकि उपराष्ट्रपति संबंधित कोई ज़्यादा दायित्व नहीं होते हैं, वो मुख्यतया भूमिका में होते हैं राज्यसभा के सभापति के रूप में। जब राष्ट्रपति अनुपस्थित हों, आकस्मिक स्थिति में उनके दायित्वों का निर्वहन भी कौन करते हैं, और जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ दें या पद रिक्त हो जाए, ऐसी स्थिति में हमने पढ़ा है कि उनके दायित्वों का निर्वहन कौन करते हैं, आर्टिकल 65 के तहत उपराष्ट्रपति करते हैं। तो ये चारों के चारों कथन सही है। अगला देखो, निम्न से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है? लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, विधानसभाओं के सदस्य और विधान परिषद के सदस्य। तो अभी आपके सामने हुआ ये है, अभी पिछले 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हुआ था, और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, 1 और 2, कौन सा हो जाएगा, 1 और 2 आपका सही है। कौन कौन भाग ले रहे हैं? लोकसभा के सदस्य भाग लेते हैं और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। अगला देखो, भारत के उपराष्ट्रपति के पद के लिए चुने जाने वाले प्रत्याशी को क्या होना चाहिए? क्या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए, लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, 30 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए? तो देखो, आयु 30 के बजाय 35 होती है और वो संसद के सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? केवल लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, ये आपके इकोनॉमिक्स के प्रश्न आ गए हैं। तो ये 15% थे आपके एसएसटी के पोर्शन पे। उम्मीद करता हूँ कि लगभग प्रश्न आपने बहुत अच्छी तरह से हल किया होगा, और ये पेपर भी बाकी पेपर की तरह बहुत शानदार रहा होगा। अगले पेपर के सॉल्यूशन के लिए एक बार फिर मिलेंगे, तब तक धन्यवाद, जय हिंद। हेलो साथियों, नमस्कार। मैं जय चौधरी। प्रयास के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है ग्रेड 3 की, तो उसमें हम हिस्ट्री वाले सेगमेंट के बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है, मौर्य साम्राज्य से संबंधित क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो हमारा 81वां जो क्वेश्चन है कि अशोक के किस शिलालेख में उसके सुदूर प्रदेशों में धम्म विजय का उल्लेख मिलता है। इसका मतलब वो बात कर रहा है कि अशोक के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, यहाँ पर अशोक की जो धम्म नीति है उसकी जानकारी मिलती है। तो इसके अंदर 8वां शिलालेख दे रखा है, 7वां शिलालेख दे रखा है, 5वां शिलालेख दे रखा है और 13वां शिलालेख दे रखा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 13वां शिलालेख। तो आपको पता है कि अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे सबसे पहले भारत के अंदर विधिवत तरीके से या नियमित तरीके से, और शिलालेखों के माध्यम से जनता को संबोधित करने वाला सम्राट अशोक माना जाता है। जनता को संबोधित किया, अपनी नीतियां बताई। इसके अलावा मौर्य प्रशासन की जानकारी भी मिलती है इस शिलालेखों के माध्यम से। तो 13वां शिलालेख जो है, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो तो ये है कि कलिंग विजय की जानकारी मिलती ही मिलती है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस 13वें शिलालेख में उत्तर पश्चिम के 5 सीमावर्ती जो विदेशी राज्य है उसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो इस 13वें शिलालेख में सुदूरवर्ती क्षेत्रों में धम्म नीति का उल्लेख मिलता है। जबकि आपको यह ध्यान रखना है कि 13वें शिलालेख के अंदर जो कलिंग विजय है, तो कलिंग विजय की जो जानकारी है वो मिलती है, लेकिन जो कलिंग में इन्होंने शिलालेख लिखवाए थे उसके अंदर ये कलिंग विजय की जानकारी देखने को नहीं मिलती है। तो ये ध्यान रखना है, कलिंग के अंदर 2 प्रथम और द्वितीय पृथक शिलालेख मिलते हैं। तो एक प्रथम पृथक शिलालेख के अंदर तो आपको मिलेगा कि समस्त जनता मेरी संतान है, जबकि दूसरा है जो द्वितीय शिलालेख, उसके अंदर भी सीमावर्ती क्षेत्रों में धम्म विजय का उल्लेख हुआ है। तो ध्यान रखना है, यदि ऑप्शन इस प्रकार से है प्रथम पृथक या द्वितीय पृथक शिलालेख ऑप्शन में नहीं है, तो फिर आपको आंसर क्या देना है कि 13वें शिलालेख के अंदर जो उत्तर पश्चिम के दक्षिण राज्यों के साथ में इनके संबंध थे उससे संबंधित ये क्वेश्चन बनाया गया है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
तीन स्टेटमेंट दे रखे हैं, उन स्टेटमेंट में सत्य कौन सा है या असत्य कौन सा है, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ असत्य पूछा हुआ है। तो देखिए, सन्निधाता राज्य का कोषाध्यक्ष होता है। तो आपने मौर्य प्रशासन जब पढ़ा है तो मौर्य प्रशासन आपको पता है कि केंद्रीकृत निरंकुश उदारवादी राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और प्रशासन के अंदर विभिन्न प्रकार के अधिकारियों की जानकारी मिलती है। तो प्रथम श्रेणी के अधिकारी 18, जबकि विभिन्न विभागों के जो अध्यक्ष होते थे, विभागाध्यक्ष, उनकी संख्या 26 मिलती है। तो यहां पर हमारे को एक अधिकारी का नाम दे रखा है सन्निधाता, जो राज्य का कोषाध्यक्ष होता था। ये स्टेटमेंट सत्य है। 100 गांवों की प्रशासनिक इकाई को गोप कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। गोप नामक जो इकाई है वो 10 ग्रामों का समूह कहलाता है, या मैं ऐसा कहूं कि 10 गांवों का प्रधान जो होता है उस प्रधान को आप क्या कहोगे, गोप कहोगे। जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि 100 गांवों के मुखिया को या प्रशासनिक इकाई को क्या कहा जाता है, तो 100 गांव के समूह को आप क्या बताओगे, संग्रहण बताओगे। क्या बताओगे, संग्रहण। ठीक। और तीसरा स्टेटमेंट है बलि नामक कर 1/6 वसूला जाता था। तो बिल्कुल सही है। मौर्य काल के अंदर जो बलि है ये राजस्व के रूप में वसूला जाता था, जो कुल उत्पादन का 1/6वां भाग वसूला जाता था। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब अशोक ने लुम्बिनी यात्रा की, तो लुम्बिनी यात्रा के दौरान अपने शासनकाल के 20वें वर्ष के अंदर जब यात्रा हुई तो यहाँ की जनता ने क्या बोला कि ये बुद्ध का जन्म स्थान है, इसलिए आप कम करें कर। तो कर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दिया था। तो इसका सही आंसर क्या हो गया कि 2 स्टेटमेंट सत्य है, सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसका केवल 2, पहला ही ऑप्शन गलत होगा। नेक्स्ट देखिए, अपने शासनकाल के किस वर्ष में अशोक ने कलिंग का युद्ध लड़ा। अब ध्यान रखना है कि कलिंग का विधिवत तरीके से जो युद्ध लड़ा गया अशोक के शासनकाल के 8 वर्ष बाद और 9वें वर्ष में लड़ा गया। अब हो सकता है कुछ किताबों में ऐसा भी लिखा होगा कि कलिंग का युद्ध 8वें वर्ष में हुआ, तो ऐसा नहीं है। कलिंग का जो वास्तविक राजा अभिषेक होगा वो 269 ईसा पूर्व के अंदर होता है और कलिंग का युद्ध हुआ 261 बीसी के अंदर। तो आप 7 से काउंट करना पड़ेगा। 69 से जब 61 तक आते हो तो ये 9वां वर्ष होगा। तो शासन काल के 9वें वर्ष में तो लड़ा गया, और अगर कितने वर्ष बाद पूछा जाता है तो 8 वर्ष बाद पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अलावा अशोक के किन वृहद शिलालेखों में मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है। ये इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन है। ध्यान रखना कि मौर्य प्रशासन की जानकारी आपको कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो मिलती ही मिलती है, साथ में मैगस्थनीज की इंडिका में भी प्रशासन की जानकारी मिलती है और अशोक के अभिलेखों में भी मिलती है। तो इसमें पूछा है कि कौन सी वो वृहद शिलालेख है जिसमें मंत्री परिषद का उल्लेख हुआ है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है पहला और तीसरा शिलालेख में नहीं है। तीसरे और छठे शिलालेख की विषय वस्तु, दूसरे और चौथे शिलालेख की वस्तु, चौथा और 7वें शिलालेख की वस्तु क्या है। तो इसके अंदर आप देखना है कि तीसरे और छठवें जो वृहद शिलालेख है इसमें मंत्री परिषद की जानकारी मिलती है। ध्यान रखना है कि पहले शिलालेख में तो पशु जन कल्याण से संबंधित बातें हैं और दूसरे शिलालेख के अंदर अशोक ने जो भी जनता के उत्थान के लिए काम कराया उसकी जानकारी मिलती है,
और तीसरे के अंदर अशोक के द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासनिक अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए आप। सारनाथ स्तंभ मौर्य कला का सर्वोत्तम नमूना है। इस पर निम्नलिखित में से किस जानवर की आकृति अंकित नहीं है? तो आपको बताया था कि सारनाथ का जो स्तंभ है ये सबसे सुंदर स्तंभ है और यहां पर बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था और बुद्ध ने बौद्ध संघ की यहां पर स्थापना की थी। तो ये जो स्तंभ है मौर्यकालीन कला का उत्कृष्ट नमूना है। इसके अंदर आप देखते हो कि इसके 4 भाग दिखाई देंगे। ये तो लाट या स्तंभ हो गया, ये आवांगमुखी कमल हो गया और ऊपर चौकी है। तो चौकी के अंदर आप देखोगे चक्र है और अशोक के जितने भी स्तंभ है वो सर्किल में है, मतलब बेलनाकार है, सिलेंड्रिकल है। तो चारों दिशाओं के अंदर आप देखोगे 4 चक्र होंगे इस चौकी में, जबकि अपने को आज तक यही बताया गया है कि एक ही चक्र है। चक्रों की संख्या 4 है। प्रत्येक चक्र के मध्य में एक चलता हुआ पशु दिखाया गया है और इसके ऊपर 4 सिंह है शीर्ष भाग के अंदर। तो शीर्ष भाग में सिंह है और ध्यान रखना इसके ऊपर भी एक चक्र है। तो इस चक्र के अंदर तिलियों की संख्या 32 है। चौकी वाले प्रत्येक चक्र में तिलियों की संख्या 24 है। तो 24 × 4 हो गई टोटल। और इसमें बुद्ध के जीवन संबंधी जो पशु है जैसे हाथी है, अश्व है, बैल है, सिंह है, उसका क्रमवार चित्रण कर रखा है। तो यहां पर पूछा क्या है कि कौन सा अंकित नहीं है? तो शेर है, घोड़ा है, हाथी है, लेकिन हिरण नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, अशोक के किस स्तंभ लेख पर आसनीव शब्द का अर्थ हुआ उल्लेख है? आसनीव का अर्थ होता है पाप और अशोक ने 5 पाप बताए हैं। तो पाप या आसनीव शब्द अशोक के तीसरे स्तंभ लेख में अंकित है। कौन से स्तंभ लेख में है? तीसरे स्तंभ लेख के अंदर है। और अशोक के कुल स्तंभों की जो संख्या है वो बड़े वाले जो बृहद स्तंभ है उनकी संख्या 7 है और 6 अलग अलग स्थानों पर 7 स्तंभ स्थापित करवाए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य की बात हो रही है और चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी प्रभाव की बात की जा रही है। इसका मतलब या तो गुजरात की बात करेगा या राजस्थान की बात करेगा। तो इसका मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र प्रदेश की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? सौराष्ट्र गुजरात प्रांत की बात हो रही है। और आपको ये पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अंतिम समय में अकाल पड़ा था और अकाल के दौरान उसने बहुत कार्य करवाए थे, अकाल रात कार्य। तो सौराष्ट्र प्रदेश के अंदर वहां का प्रांतीय जो गवर्नर था वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में पुष्यगुप्त वैश्य हुआ करता है। और पुष्यगुप्त वैश्य ने यहाँ पर एक झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम है सुदर्शन झील। सुदर्शन झील का बाद में रिनोवेशन करवाया गया अलग अलग शासकों के द्वारा। अशोक ने भी रिनोवेशन करवाया और उसके बाद में प्रथम सदी में शक शासक रुद्रदामन ने भी इसका पुनर्निर्माण करवाया। जब रुद्रदामन ने पुनर्निर्माण करवाया तो इस झील के किनारे एक स्तंभ स्थापित करवाया जिसको कहा जाता है जूनागढ़ अभिलेख। तो इसके अंदर यदि कहीं जूनागढ़ अभिलेख आता है तो उससे हमें ये जानकारी मिलती है। और जूनागढ़ अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि इस झील का जो निर्माण करने वाले हैं वो कौन है? निर्माण करने वाले जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य है। और उसके बाद में इसका निर्माण किसने करवाया है या विस्तार किसने करवाया है? अशोक ने। और देन इसके बाद में मैंने अपने खर्चे से इसका पुनर्निर्माण दोबारा करवाया। तो इसका सही आंसर जो है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। नेक्स्ट देखिए,
अगला क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में अपनी आस्था नहीं छोड़ी है, इसकी क्या प्रामाणिकता है? तो अशोक ने पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं किया था। अशोक जो था बौद्ध धर्म का उपासक था। बौद्ध धर्म का उपासक होने के साथ साथ में वो हिंदू धर्म में आस्था रखता था या हिंदू धर्म को पूर्ण रूप से नहीं छोड़ा। इससे इसकी जो उपाधि है, कौन सी, देव नाम प्रिय या प्रियदसी नामक जो उपाधि है, उससे हमें ये जानकारी मिलती है। तथा ये जो उपाधियां हैं, ये जो अशोक के लघु शिलालेख है उससे हमें जानकारी मिलती है। जैसे मानस्की है, गुर्जरा है, नट्टूर है, उदयगोलम है, इन लघु शिलालेखों से देवनाम प्रिय की उपाधि की जानकारी देखने को मिलती है। नेक्स्ट देखिए, अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो अपने को पता है कि बौद्ध धर्म के अंदर अलग अलग समय में अलग अलग स्थानों पर 4 बौद्ध सभाओं का गठन किया गया था। तो इस सभाओं की शुरुआत तो बुद्ध के जन्म के तुरंत बाद ही शुरू हो गई थी। पहली सभा हुई थी राजगृह के अंदर और दूसरी सभा हो गई थी वैशाली के अंदर, तीसरी सभा हो गई थी पाटलिपुत्रा के अंदर और चौथी सभा हुई थी पहली सदी के अंदर कुंडलवन कश्मीर में। तो यहां क्या पूछा है? तीसरी संगोष्ठी पूछी है। तो तीसरी संगोष्ठी अशोक के काल में अशोक की जो राजधानी अर्थात मगध की राजधानी जो पाटलिपुत्रा है उसमें हुई थी। तो इसमें ऑप्शन मगध भी दे रखा है और पाटलिपुत्र, लेकिन एग्जैक्ट कहां हुई थी? मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर हुई थी, जबकि राजगृह के अंदर पहली संगोष्ठी हुई थी। और उस समय यहाँ का जो शासक था कौन था? पहली के अंदर अजातशत्रु जी थे, दूसरी के अंदर कालाशोक था, तीसरी की अशोक के काल में हुई और चौथी जो हुई कुषाण शासक कनिष्क के काल में की गई। तो इसका सेकंड आंसर सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है? तो अपने को पता है कि अशोक के जो अभिलेख है उन अभिलेखों की मूलत जो भाषा है या अधिकांश अभिलेख जो है वो प्राकृत में लिखे गए हैं और प्राकृत की जो लिपि है वो ब्राह्मी है। इसके अलावा यूनान की सीमा पर लोगों को समझाने के लिए यूनानी भाषा और यूनानी लिपि में लिखे गए, जबकि तीसरी भाषा कौन सी है? अरेमाइक है। तो अरेमाइक को अरेमाइक लिपि में ही लिखे गए हैं, जबकि चौथी लिपि जो है अशोक के अभिलेखों की वो खरोष्ठी है। तो भारत से जितने भी अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो एक को छोड़ दिया जाए एरागुड़ी अभिलेख को, तो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में अंकित है, जबकि पाकिस्तान से प्राप्त अभिलेख जो है शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, ये दोनों अभिलेख पाकिस्तान से प्राप्त हुए हैं, तो ये खरोष्ठी अभिलेख में अंकित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कलिंग युद्ध की विजय का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो कलिंग युद्ध की जानकारी हमें अशोक के 13वें वृहद शिलालेख से देखने को मिलती है। कौन से शिलालेख में है भाई? 13वें वृहद शिलालेख में देखने को मिलती है। ठीक है, और इसी 13वें शिलालेख में उत्तरी पश्चिम के 5 पड़ोसी विदेशी राज्यों की या वहां के राजाओं का नाम भी उल्लेख है जो यूनानी राज्य है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत मौर्यों के नगर प्रशासन की विस्तृत जानकारी देता है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र नहीं है,
अर्थशास्त्र के अंदर प्रशासन की जानकारी तो है, लेकिन नगर प्रशासन की जानकारी नहीं है। नगर प्रशासन की जानकारी मैगस्थनीज की इंडिका में है। किसमें है? मैगस्थनीज की इंडिका के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना। हालांकि अशोक के अभिलेखों में भी प्रशासन की जानकारी मिलती है, लेकिन नगर प्रशासन की जानकारी नहीं है। मैगस्थनीज की इंडिका में कहा गया है कि नगरों के अंदर जो प्रशासन है 30 सदस्यों वाली 6 समितियों के द्वारा संचालित किया जाता था और प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मौर्य परिषद में निम्न में से कौन सा राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है? तो राजस्व को संग्रह करने वाला जो अधिकारी है उसको पूछा गया है। तो देखिए, समाहर्ता, व्यवहारिक, प्रदेष्टा एंड अंतःपाल। तो इसका आंसर सही होगा पहला। समाहर्ता जो है राजस्व का क्या करता है? संग्रहण करता है। और सन्निधाता जो है वो क्या होता है? कोषाध्यक्ष होता है। इसके अलावा अंतपाल जो है सीमावर्ती क्षेत्रों का या दुर्गों का रक्षक होता है, जबकि प्रदेष्टा जो है आप मान सकते हो कि संभागीय आयुक्त और फौजदारी जो न्यायालय है उसका न्यायाधीश होता है, जबकि व्यवहारिक जो है ये भी न्यायाधीश है लेकिन दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाहर्ता। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मौर्ययुगीन अधिकारी नाप तोल का प्रभारी था? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत धोखा देता है, कई बार पूछा जाता है नाप तोल अधिकारी। तो अपन चारों की बात कर लेते हैं। पहला है पोतवा अध्यक्ष। तो अपन सोचते हैं पोत का मतलब नाव या जल सेना से संबंधित होगा, जबकि पोतवा अध्यक्ष ही क्या है? नापतोल अधिकारी है। तो इसका पहला आंसर ही सही होगा। सीता अध्यक्ष राजकीय भूमि को सीता बोलते हैं। तो राजकीय भूमि का जो प्रधान है या राजकीय भूमि की देखरेख करने वाला या उससे प्राप्त होने वाले आय को वसूलने वाला भाई सीता अध्यक्ष कहलाता है। तो ध्यान रखना। सूना अध्यक्ष बूचड़ खाना, मौर्य काल के अंदर लीगली था बूचड़ खाना। इसके अलावा पणा अध्यक्ष व्यापारी, व्यापार मंडल जिसको अपन कहते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वो चंद्रगुप्त मौर्य था। अभी अपन बात कर रहे थे कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय सौराष्ट्र का जो गवर्नर है उसका नाम क्या था? पुष्यगुप्त वैश्य था। उसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। यहाँ पर एक पहाड़ी है जिसका नाम उर्जयंत पहाड़ी है। इस उर्जयंत पहाड़ी से 2 नदियां निकलती है। एक नदी तो है स्वर्णसिक्ता। कौन सी नदी है? स्वर्णसिक्ता। और दूसरी है पलासिना। तो इन नदियों के पानी को रोकने के लिए सुदर्शन झील का निर्माण करवाया गया था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र के प्रांतीय गवर्नर पुष्यगुप्त वैश्य ने। उसके बाद में अशोक ने इसका पुनर्निर्माण करवाया, रुद्रदामन ने भी पुनर्निर्माण करवाया और स्कंदगुप्त ने भी पुनर्निर्माण करवाया। ठीक है ना। तो अशोक का प्रांतीय गवर्नर उस समय सौराष्ट्र का तुषास्व था, रुद्रदामन का सुविशाख था और स्कंदगुप्त का चक्रपालित था। नेक्स्ट देखिए, तो ये अपने हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। तो आपके बहुत अच्छे हुए होंगे, उम्मीद करता हूं। थैंक यू। हाँ तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं हमारे जो एसएसटी के ज्योग्राफी वाले जो क्वेश्चन है उनके बारे में। तो यहाँ पर है पहला क्वेश्चन, ज्वार भाटा का प्रमुख कारण क्या? प्रमुख कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल है। दोस्तों बिल्कुल सही है, ज्वार भाटा का जो प्रमुख कारण है चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ही होता है। वैसे सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी ज्वार भाटा की उत्पत्ति में सहायक है, लेकिन हम बात करें ज्यादा, तो ज्यादा या प्रमुख कारण जो है वो यही है।
दूसरा कारण है इसका, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटा को प्रभावित नहीं करता। तो दोस्तों सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल तो ज्वार भाटा को प्रभावित करता है। तो इसका जो आंसर होगा इसमें होगा कि कथन ए सही और आर गलत। तो ये रहा सी ऑप्शन, ए सही आर गलत, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अमावस्या और पूर्णिमा को ज्वार की ऊंचाई अधिक होती है। बिल्कुल दोस्तों, अमावस्या व पूर्णिमा को ज्वार की ऊंचाई इसलिए अधिक होती है क्योंकि इस स्थिति में सिजगी का निर्माण होता है। सिजगी का निर्माण होता है इस स्थिति में, ठीक है, यह ध्यान रखना है। अब सिजगी का निर्माण होता है, सिजगी क्या होता है कि सिजगी होता है कि इन दिनों सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीध में आते हैं। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी सही से करता है। ये ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। प्रथम और तृतीय चतुर्थी को ज्वार की ऊंचाई कम होती है। हाँ बिल्कुल दोस्तों, देखो ज्वार की ऊंचाई एक तो होती है प्रथम और तृतीय चतुर्थी को, एक होती है कृष्ण पक्ष व शुक्ल पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी को। अब यहां पर ज्वार की ऊंचाई का कम होने का कारण क्या है दोस्तों? ज्वार की ऊंचाई का कम होने का कारण ये है सीधा सा कि इस स्थिति में सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी क्या बनाते हैं? समकोण बनाते हैं, और समकोण बनाए जाने के कारण इन दोनों का जो ज्वारीय बल है वो क्या हो जाता है? एक दूसरे का विरोध करता है, अवरोध पैदा करता है, और अवरोध पैदा किए जाने के कारण ज्वार की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो इसका कथन तो पूरी तरह से सही है, कारण पढ़ लेते हैं। कारण इन दोनों सूर्य, चंद्रमा, तो ये भी सही है, और व्याख्या भी फिर क्या हो जाएगी? सही हो जाएगी। तो राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। कथन है महासागरों में ज्वार भाटा की ऊंचाई सभी स्थानों पर समान होती है। दोस्तों ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज सब जगह अलग अलग ज्वार भाटे की ऊंचाई रहती है। जैसे फंडी की खाड़ी कनाडा में विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, ठीक है। ओखा तट गुजरात पर भारत के सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं। तो इसका जो कथन है वो तो क्या है? रॉन्ग है। महासागरों में ज्वार भाटा की ऊंचाई सभी स्थानों पर समान नहीं होती है। फिर है पृथ्वी का आकार गोलाकार होने के कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सभी स्थानों पर समान रूप से प्रभाव डालता है। तो इसका क्या है? कारण तो सही है दोस्तों, है ना, कारण सही है, लेकिन कथन क्या है? गलत है। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए गलत है, परंतु आर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति को दर्शाता है? दोस्तों अपने जो ज्वार भाटा है ना, ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कुछ सिद्धांत हैं। ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या क्या सिद्धांत हैं? ज्वार भाटा की उत्पत्ति में एक तो है प्रगामी तरंग सिद्धांत। प्रगामी तरंग सिद्धांत, ये प्रगामी तरंग सिद्धांत विलियम वेवेल ने दिया था। ठीक है, इसके अलावा एक है हैरिस व्यक्ति हैं, हैरिस का है स्थैतिक तरंग सिद्धांत। इसके अलावा फिर एक है अपने हैरिस के अलावा न्यूटन का संतुलन का सिद्धांत। फिर एक है न्यूटन के अलावा लाप्लास का गतिक सिद्धांत। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो अब आंसर है कि प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति को दर्शाता है? तो ये सारे के सारे सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति को बताते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वार भाटा। ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लेते हैं। नेक्स्ट है ज्वार भाटा की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रगामी तरंग सिद्धांत देने वाले थे विलियम वेवेल। ठीक है, नेक्स्ट है किसके गुरुत्वाकर्षण के कारण ज्वार भाटा आता है? पृथ्वी का चंद्रमा पे नहीं दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से चंद्रमा पे नहीं होता। पृथ्वी का सूर्य पर, यह भी नहीं होता। पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा का, ये सही है ना। तो ये ध्यान रखना है, पृथ्वी पर सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट आते हैं, असाधारण रूप से उच्च
वह निम्न ज्वार जो कि अमावस्या या पूर्णिमा को आते हैं, जबकि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग संरेखित, संरेखित का मतलब होता है सिजगी, एक सीधी रेखा में होते हैं, तो इस ज्वार को हम क्या कहते हैं? ये ज्वार कहलाता है वृहत ज्वार या स्प्रिंग ज्वार। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है दैनिक ज्वार भाटा के मध्य समयांतर। दैनिक ज्वार भाटा, जो दैनिक जो होता है ना दोस्तों, वो दैनिक ज्वार भाटा हमेशा 24 घंटे 52 मिनट की देरी से ही आते हैं। ठीक है, तो दैनिक 24 घंटा 52 मिनट, अर्ध दैनिक 12 घंटा 26 मिनट। राइट, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है अब कथन है पूर्णिमा और अमावस्या के दिन वृहत ज्वार की उत्पत्ति होती है। बिल्कुल दोस्तों, ये सही है। ठीक है, इन स्थितियों में सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, जिससे सूर्य और चंद्रमा का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण बल जल को अधिक आकर्षित करता है। बिल्कुल दोस्तों, ये जो सीधी अवस्था होती है, ये पूर्णिमा को जो अवस्था होती है सीधी अवस्था, इसको तो बोलते हैं वियुति, और अमावस्या को जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं युति। यानी वियुति और युति की स्थिति में किसकी उत्पत्ति होती है? दीर्घ ज्वार की उत्पत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाता है ए। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी सही करता है। नेक्स्ट है लघु ज्वार के समय उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य से कम और निम्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होती है। दोस्तों यहाँ पे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, क्वेश्चन क्या है ये ध्यान रखना है। बात आ रही है कि लघु ज्वार जब होता है, लघु ज्वार, ये लघु ज्वार क्या होता है दोस्तों? नीप टाइड। लघु ज्वार कब होते हैं? लघु ज्वार होते हैं प्रत्येक मास में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी अथवा अष्टमी को। तो लघु ज्वार के समय उच्च ज्वार की जो ऊंचाई होती है सामान्य से कम होती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। जबकि निम्न ज्वार की ऊंचाई सामान्य से अधिक होती है। बिल्कुल ये भी सही है। ओके, अब यहां पे कारण क्या होता है? ये स्थिति तब होती है जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी केंद्र पर समकोण बनाते हैं, जिससे उनके गुरुत्वाकर्षण बल एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। कथन भी सही है, कारण भी सही है, और कारण की व्याख्या भी सही है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटा किन के कारण से आते हैं? पहला ऑप्शन है सूर्य का गुरुत्वीय बल, बिल्कुल सही है। चंद्रमा का गुरुत्वीय बल, ये भी सही है। और तीसरा पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये भी सही है। तो राइट आंसर आएगा 1, 2, 3। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 1, 2, 3। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं। देखो फिर शानदार क्वेश्चन। किसी भी स्थान पर प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को लघु ज्वार आता है। कथन सही है। कारण इस दिन सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी समकोणिक बनाते हैं। तो कारण भी सही है, कथन भी सही है, और इसकी व्याख्या भी पूरी तरह से सही है। ठीक है, नेक्स्ट है कथन है अपना। कथन सही है ये बताना है। किसी भी स्थान पर दो ज्वार के बीच 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होता है। बिल्कुल दोस्तों सही बात है। ऐसे बोलते हैं ना कि किसी स्थान पर अगला ज्वार कब आता है, तो किसी स्थान पर अगला ज्वार आता है 12 घंटे 26 मिनट के बाद, और किसी स्थान पर अगला प्रत्यक्ष ज्वार आता है 24 घंटे 52 मिनट के पश्चात। तो ये कथन सही है। किसी भी स्थान पर दो ज्वारों के बीच में जो अंतर होता है वो 26 मिनट का होता है। ठीक है, ध्यान देना, 26 मिनट का मतलब ऐसे, एक तो मान लो यहां पर जब ये x यहां पर है, तब x यहां पर है, तो एक ज्वार तो ये हो गया। फिर जब पृथ्वी घूम के जब वापस यहां आई, जब x यहां पे पहुंचा, तो चंद्रमा यहां पे पहुंच गया। ठीक है, और ऐसी स्थिति में इस x को चंद्रमा के विपरीत आने में 26 मिनट की अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है। तो x पे जब सेकंड ज्वार आएगा तो वो 12 घंटे 26 मिनट के बाद आएगा। तो इसमें कथन ए सही है। ठीक है, लघु ज्वार में सामान्य ज्वार से 20% नीचा ज्वार आता है, ये बी कथन भी सही है। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो वृहत ज्वार आता है, तो सी भी सही है। यानी उपयुक्त सभी कथन क्या हैं दोस्तों? सही हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट के आ जाते हैं। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम किस धारा से रिलेटेड है? दोस्तों हम्बोल्ट जो हैं विद्वान, हम्बोल्ट ने ना
किस धारा की खोज की थी? हमबोल्ट ने पेरू की धारा की खोज की थी, पेरू की धारा। और पेरू की धारा को हम कहते हैं हमबोल्ट की धारा। अब इसमें ढूंढते हैं हमबोल्ट की धारा। अनलिनो रॉन्ग आंसर है, कैलिफोर्निया रॉन्ग आंसर है, अलास्का की धारा रॉन्ग आंसर है। तो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई भी नहीं, क्योंकि हमबोल्ट का नाम किससे जुड़ा है? पेरू की धारा से जुड़ा है। नेक्स्ट है। तो दोस्तों बस हमारे ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वो खत्म होते हैं। आगे मैं हमारे सर को इनवाइट करता हूं, वो आपको अन्य जो हैं साइकोलॉजी वाले जो क्वेश्चन है वो करवा देंगे। ओके, थैंक यू। गुड इवनिंग गाइज। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज जो टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया गया है, थर्ड ग्रेड टेस्ट सीरीज का आयोजन, इसमें एसएसटी का जो इकोनॉमी वाला पार्ट आपके आता है उसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस आज के पेपर में दिए गए, जिसमें 111 नंबर से लेकर के 125-26 तक जो क्वेश्चन है वो हमारे इंडियन इकोनॉमी से पार्ट से पूछे गए हैं। ओके, जिसमें मुख्य रूप से तो आपके दो ही टॉपिक इसके अंदर दे रखे हैं। एक तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 वाले हैं, और इसी के साथ में गरीबी वाला जो पार्ट है, ठीक है, वो दोनों एक ही लिंक होते हुए टॉपिक है। यानी गरीबी वाला जो टॉपिक है उससे संबंधित आपके सारे क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, जैसा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो ये कह रहा है कि 2300 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन से कम के उपभोग स्तर को गरीबी रेखा कहा जाता है। किसने कहा ये? ओके, ये स्टेटमेंट जो है वो किसके द्वारा दिया गया? स्टेटमेंट की बात करें तो चलो इसका तो आंसर अपन देख लेंगे, एक फैक्चुअल आंसर है, लॉर्ड बायड के द्वारा दिया गया है, ठीक है। बट इन्होंने कहा क्या है इसको थोड़ा अपन डिस्क्राइब करें। तो बात ये कि जो गरीबी की हम बात करें तो दो प्रकार की गरीबी है, जिसमें एक तो कौन सी है भाई? सापेक्ष गरीबी, और दूसरी कौन सी है यहाँ पे? निरपेक्ष गरीबी, ठीक है। सापेक्ष गरीबी की अगर बात की जाए तो सापेक्ष गरीबी से तात्पर्य होता है कि दो लोगों से कंपेयर करना। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है ए और एक व्यक्ति है बी। ओके, ए व्यक्ति जो है उसकी इनकम मान ली जाए एक बार कितनी है? 10 करोड़, ठीक है, और बी व्यक्ति जो है उसकी इनकम एक बार मान ली जाए कितनी? 1 करोड़। तो इन दोनों के अंदर अगर अपन कंपैरिजन करेंगे तो कंपैरिजन के अंदर बी जो है वो ए की तुलना में क्या है? गरीब है। हालांकि गरीब नहीं है 1 करोड़ जिसकी इनकम है, ठीक है, बट इसकी तुलना में अगर आप बात करोगे तो वो फिर किस में आएगा? गरीब के अंदर। दूसरा बात करें निरपेक्ष गरीबी। निरपेक्ष गरीबी जो है ये कुछ फिक्स पैरामीटर्स के आधार पे मापी जाती है, ठीक है। जैसे गवर्नमेंट के द्वारा या जो अथॉरिटीज हैं, ठीक है, उस सेक्टर की, उसके द्वारा पैरामीटर्स बता दिए गए कि कम से कम इतना तो व्यक्ति कंज्यूम कर सके, ठीक है, इतनी उसकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए, उतनी उतनी क्या होनी चाहिए? इनकम होनी चाहिए। उससे कम वाले जो है वो क्या होंगे? गरीब होंगे। जैसे गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि भाई पर डे अगर 2400 कैलोरी इतना अगर कोई व्यक्ति उपभोग कर रहा है, ठीक है, तो इससे ऊपर वाला जो है वो तो किसमें होगा? एपीएल में। और ये जो है इससे कम अगर आप उपभोग कर रहे हो तब आप किसके अंदर आओगे? गरीबी के अंदर। यानी निरपेक्ष गरीबी के अंदर कोई ना कोई एक पैरामीटर जो है वो आपके यहाँ पे देखा जाएगा, ठीक है। जहां तक बात करें कि ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को बाद में क्या बोला जाएगा? गरीबी रेखा। ओके, जिसको बोलते हैं आप पॉवर्टी लाइन। इससे ज्यादा कंज्यूम करने की कैपेसिटी आपकी, तब आप किस में आ जाओगे? पॉवर्टी लाइन से ऊपर। ऊपर हो तो अबव पॉवर्टी लाइन एपीएल, और इससे अगर नीचे हो तो आप क्या कहलाओगे? बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि बीपीएल कैटेगरी के अंदर। ओके, तो ये जो कैटेगरीज हैं वो कौन सी में आती है? निरपेक्ष गरीबी में। यहाँ जो उपभोग का स्तर बताया गया पैरामीटर वो कितना बताया गया? पॉवर्टी लाइन 2300 कैलोरी, ठीक है। 2300 कैलोरी वाला जो कॉन्सेप्ट है, जो बात कही है, किसने कही है? लॉर्ड बायड के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपको देखिए क्या कह रहा है? उपभोग के स्तर का वह न्यूनतम बिंदु जिससे कम आय वर्ग को न्यूनतम उपभोग के लिए वित्तीय साधन प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक है। आपको ये कह रहा है कि भाई उपभोग का आपका जो मिनिमम पॉइंट है, मिनिमम पॉइंट यानी कि मिनिमम कितना आप अफोर्ड कर पा रहे हो, ठीक है, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी कितनी है जिससे कि आप कंज्यूम कर सके चीजों को। ओके, उसका मिनिमम जो पॉइंट होगा, उस मिनिमम पॉइंट की बात करें तो वो आपका क्या होता है भाई? पॉवर्टी लाइन। जो हमने अभी बात करी, जैसे 2400 कैलोरी पोषण की बात कर रहे थे, आपने 2400 कैलोरी रख लिया उपभोग का स्तर कि आप यहां तक ही कंज्यूम कर सकते हो, आपकी परचेजिंग कैपेसिटी इतनी है। ओके, तो इससे नीचे वाले जो होंगे वो गरीब होंगे, और इससे ऊपर वाले कौन से होंगे? जो गरीब नहीं है, ठीक है। हालांकि उसको आप अमीर नहीं कह सकते हो, ठीक है, बट इससे नीचे ये पॉवर्टी लाइन है, इससे नीचे क्या हो जाएगा? बीपीएल। ओके, तो ये जो उपभोग का मिनिमम स्तर होगा इसको आप क्या बोलते हो? गरीबी रेखा, पॉवर्टी लाइन। ओके, नेक्स्ट उसके बाद में बात करें, अगला जो है वो आपको दे रखा है कौन सा क्वेश्चन? गरीबी रेखा में ब्रैकेट व्यक्तियों का परिवार मानकर गणना की जाती है। देखो, नीति आयोग जो गरीबी की गणना करता है उसके अंदर भारत में जो गरीबी मापी जाती है वो पारिवारिक आधार पे मापी जाती है, ठीक है, कितने परिवार किस प्रकार से गरीब है। और एक जो आइडियल परिवार माना गया है, आइडियल परिवार
के अंदर कितने सदस्य रखे गए हैं? 5 सदस्य माने गए। हालांकि किसी परिवार में ज्यादा भी होते हैं, किसी में 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, 10 भी हो सकते हैं, किसी परिवार में 2 मेंबर ही हो, ठीक है, 1 मेंबर ही हो। बट यहाँ पर हम बात करें तो नीति आयोग जो परिवार को डिफाइन कर रहा है उसमें आइडियल परिवार के अंदर कितने मेंबर माने गए हैं? 5 मेंबर माने गए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में अगले क्वेश्चन पे बात करें अपन, गरीबी रेखा के कारणों में प्राकृतिक संसाधनों का कम विदोहन भी एक है, ठीक है। देखो गरीबी रेखा नहीं, गरीबी के कारणों में, जो गरीबी है उसके कारणों के अंदर कहा गया है कि प्राकृतिक जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका आप प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहे हो, उनका कंजप्शन कम हो रहा है, ठीक है, इस वजह से भी गरीबी होती है। ओके, तो इसमें आपको यहाँ पे 3 कारण दे रखे हैं। क्या ये कारण जो है वो नेचुरल रिसोर्स से रिलेटेड है या नहीं है, इसको आपको देखना है। जिसमें फर्स्ट बात करें, भूगर्भ में तेल होते हुए भी तेल आयात, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर किसी देश के अंदर वहां के भूगर्भ में, भूगर्भ मतलब पृथ्वी से नीचे, पृथ्वी के गर्भ के अंदर, अगर वहां पर आपको तेल का मीनिंग है यहाँ पे क्रूड ऑयल वगैरह, नेचुरल गैस वगैरह, ठीक है, ये उपलब्ध है, ओके, उपलब्ध होते हुए भी आप उसको निकाल नहीं पा रहे हो, आपके पास में पैसा नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, इस वजह से आप इसको क्या नहीं कर पा रहे हो, इसका दोहन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और दोहन नहीं कर पाओगे तो फिर आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा? आयात। अगर आप इसका प्रॉपर दोहन कर पाते, ठीक है, तो एक तो यहाँ पे लोगों को क्या मिलता? रोजगार। और जिन लोगों को रोजगार मिलता उनको बाद में एक परमानेंट क्या मिलने लगती? इनकम आने लगती। और परमानेंट इनकम आती तो वो अपने और अपने परिवार पे खर्च करते, जिससे कि उनका जीवन स्तर जो है वो क्या होता? बेहतर होता, और गरीबी रेखा से बाहर निकलने में उनको सहायता मिलती। दूसरी चीज, अगर आप यहाँ से विदोहन करोगे, ठीक है, तो आपके लोगों को यहाँ रोजगार तो मिलेगा, साथ में आप एक्स्ट्रा अगर आपने दोहन किया तो उसको क्या कर सकते हो? एक्सपोर्ट। एक्स्ट्रा वाले का जो एक्सपोर्ट होगा, इसके माध्यम से आप फॉरेन करेंसी वगैरह जो है वो भी आपको इसके अंदर प्राप्त होगी। इससे देश की नेशनल इनकम बढ़ना हो या मैं कहूँ फॉरेक्स रिजर्व है, इसमें भी इजाफा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप विदोहन नहीं कर पा रहे हो तो ओबियसली आपको एक गरीबी के उसके फैक्टर के अंदर ये आएगा। तो ये तो सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है? उपजाऊ भूमि होते हुए भी खाद्यान्नों का आयात, ठीक है। हमारे यहाँ पे फर्टाइल लैंड उपलब्ध है, ओके, उसके बाद भी किसी देश के अंदर प्रॉपर मात्रा में फूड ग्रेन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उसको दूसरे देशों से या इंटरनेशनल मार्केट से क्या करना पड़ रहा है? इंपोर्ट। जैसे कि सपोज दैट मैं कहूँ इंडिया के अंदर बड़ी मात्रा में फर्टाइल लैंड है, ओके, फर्टाइल लैंड है, तो यहाँ पे आप इजीली क्या कर सकते हो भाई? एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर करोगे तो यहाँ से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन किया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर फूड ग्रेन प्रॉपर मात्रा में प्रोड्यूस होगा तो एक तो जो यहाँ के फार्मर्स हैं उनकी जो इनकम है वो इनकम क्या होगी भाई? बढ़ेगी। और इनकम बढ़ेगी तो इनका जीवन स्तर क्या होगा? बेहतर होगा, या मैं कह सकता हूँ ये गरीबी से क्या आएंगे? बाहर निकल के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे गरीबी क्या होगी? कम होगी। लेकिन अगर आपके फर्टाइल लैंड होते हुए भी आपके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, पैसा नहीं है, इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो एग्रीकल्चर के अंदर, ठीक है, और आप यहाँ पे प्रॉपर मात्रा में प्रोडक्शन नहीं हो रहा, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट है कंजप्शन की उतना भी प्रोडक्शन नहीं है, आप आयात कर पे निर्भर हो, ठीक है, तो फिर ये आपके गरीबी का हिस्सा रहेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होना चाहिए? सरप्लस प्रोडक्शन हो, कि आपकी कंजप्शन पावर भी जितना कंजप्शन स्तर है उतना तो हो ही, साथ में एक्स्ट्रा कंज्यूम होगा तो आप एक्सपोर्ट करके भी यहाँ पे इनकम कमाओगे, ठीक है। तो दूसरा जो है वो भी सही कह रहा है। तीसरा क्या कह रहा है? देश की भूमि एवं श्रम बेकार पड़ा, ठीक है। किसी देश के अंदर ये कह रहा है कि वहां पे भूमि है, ठीक है, उपलब्ध है एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है, या मैं कहूं इंडस्ट्री वगैरह के लिए वहां पे भूमि तो उपलब्ध है, और दूसरा उस देश के पास में बड़ी ह्यूमन पावर भी है, ठीक है, वहां पर लेबर भी है। बट दिक्कत यह है ये जो लेबर है, ठीक है, उसके पास कोई स्किल वगैरह नहीं है, ओके, इस वजह से काम नहीं कर पा रही इस सेक्टर के अंदर, जॉब वगैरह नहीं मिल पा रही है। दूसरा, भूमि उपलब्ध होते हुए भी उसमें एग्रीकल्चर भी नहीं कर पा रहे हो, इंडस्ट्री वगैरह भी नहीं लगी, ठीक है। तो यहाँ के लोगों में क्या देखने को मिलेगी आपको? गरीबी, ओके। तो ये जो तीसरा है ये भी क्या होगा? करेक्ट। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन है वो सही है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, ओके। नेक्स्ट आइए, अगला जो है वो क्या कह रहा है? डॉक्टर VK एंड RV राव के शब्दों में योजना काल में गरीब व्यक्ति अधिक गरीब तथा धनवान अधिक धनवान हुआ है, क्यों? ये पूछ रहा है कि भाई जो आपका प्लानिंग
कमीशन प्लानिंग कमीशन का जो योजना काल रहा भारत में, 12 पंचवर्षीय योजनाएं रही, इसके अंदर एक चीज देखने को मिली कि जो गरीब आदमी था वो तो और गरीब होता गया, ठीक है, और अमीर आदमी जो है वो और अमीर। इट मीन्स जो अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो क्या हुई है, लगातार बढ़ी है, ठीक है। ये जो लगातार बढ़ी, ठीक है, इसके पीछे क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ, इसमें आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इस चीज के अंदर आपको 3 स्टेटमेंट दे रखे, तीनों में से कौन सा करेक्ट है ये आपको देखना है, ठीक है। इट मीन्स यहां ये बात कर रहा है कि जो इनइक्वलिटी ऑफ इनकम है उसके अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। ओके, फर्स्ट बात करें, विकास का लाभ सीमित लोगों को हुआ, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई ये कोई देश है, उसके अंदर कुछ मात्रा में लोग, ठीक है, करोड़ों लोग हैं, इसमें से एक चुनिंदा वर्ग जो है समाज का, उसी को मात्र लाभ हुआ योजना काल के अंदर, ठीक है। और चुनिंदा वर्ग को लाभ हुआ, जैसे उद्योगपति वर्ग है, मान लेते हैं एक बार उद्योगपति वर्ग को लाभ हुआ, तो ये तो एक लिमिटेड लोग हैं, ठीक है, इनकी इनकम तो लगातार क्या हुई, बढ़ी, और बाकी लोग जो हैं वो इसी स्तर पे रह गए या फिर क्या हो गए, इससे नीचे हो गए। अगर ये इसी स्तर पे बने रहते हैं और ये जो इंडस्ट्रियल वर्ग है ये ऊपर बढ़ता है, तो इन दोनों के बीच में फाई लगातार क्या हुई है, बढ़ी है। तो ये बात सही है कि लिमिटेड लोगों को क्या हुआ है, इसके अंदर फायदा हुआ है, समाज के सभी वर्गों को फायदा नहीं हुआ योजना काल का, या मैं कहूं समाज का समावेशी विकास जो है वो नहीं बढ़ पाया, ठीक है। दूसरा बात करें, भूमि पूंजी औद्योगिक स्वामित्व में भयंकर विषमता देखने को मिली, ठीक है। इससे बात ये कहना चाह रहा है कि भाई एक तो भारत में लैंड जो है, कैपिटल या इंडस्ट्रियल ओनरशिप जो है, ठीक है, ये मोटा मोटा मैं कह सकता हूं रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज के ऊपर एक खास वर्ग का जो है वो लगातार दबदबा क्या होता गया, बढ़ता गया, और जिस वर्ग के पास में रिसोर्सेज अधिक होंगे उस वर्ग को लगातार उसकी इनकम तो क्या होती गई, बढ़ती गई, या उसकी एसेट्स जो है वो लगातार क्या हुई है, बढ़ी है, और समाज का जो दूसरा वर्ग है वो क्या रह गया है, पिछड़ा हुआ रह गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात भी ठीक है कि जिसके पास ज्यादा रिसोर्सेज कंट्रोल में होंगे उन्हीं की इनकम बढ़ी है। तीसरा, निम्न आय वर्ग का आकार बढ़ा। निम्न आय वर्ग का आकार बढ़ने से तात्पर्य कि भाई जैसे हमने बात की समाज के अंदर ये इंडस्ट्रियल वर्ग है 5%, ठीक है, इनकी ग्रोथ तो बढ़ी लगातार, ठीक है, बाकियों की नहीं बढ़ी, तो ये जो बाकी वर्ग बच गया वो कौन से के अंदर है, लोअर इनकम वाला, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कि लगातार जो लोअर वर्ग है इनकी संख्या बढ़ी है, यानी ये लिमिटेड होता गया, ठीक है, 10 से 5, 5 से 2, ये बहुत कम लोग थे, और जैसे ये लोग कम होंगे तो जनसंख्या का बाकी पार्ट जो है उसके अंदर क्या मिलेगा, एक्सपांड, ठीक है। तो निम्न आय वर्ग का आकार बढ़ा है, ये भी सही है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर आ जाएगा, उपरोक्त सभी किसके अनुसार सही है भाई, डॉक्टर वीके एंड आरवी राव के अनुसार। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पर, गरीबी निवारण हेतु समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP का प्रारंभ कब हुआ, ठीक है। ये बेसिक आपको एक फैक्ट बेस है, गरीबी निवारण के इंदिरा के समय जो मैडम इंदिरा के समय जो प्रोग्राम चलाए गए, ठीक है, उसके अंदर कब से शुरू किया गए थे, 2 अक्टूबर 1980 को शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आइए, एकीकृत बाल विकास सेवाओं का संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है। देखो एकीकृत जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज है, आप देखते हो कि जो स्कूलों के अंदर या आंगनबाड़ी केंद्रों पे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर बच्चों को टीके वगैरह देने हो, छोटी उम्र के 0 से 6, 7, 8 वर्ग के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनको टीकाकरण वगैरह हो, पोषण वगैरह की सुविधा हो, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें अलग अलग सेंटर्स पे दी जा रही थी, ठीक है, इन सारी योजनाओं के, इन सारी सर्विसेज को एक साथ ला करके एक प्लेटफॉर्म पर, और उसका नाम क्या दिया गया है, इंटीग्रेटेड बाल विकास, ठीक है। इंटीग्रेटेड का मतलब तो 5, 4 या 8, 10 जो स्कीम्स है उनको एक साथ ला करके सर्विसों को एक प्लेटफॉर्म पे प्रोवाइड करवाना, ठीक है। आज ये इस नाम से कहाँ पे प्रोवाइड करवाई जा रही भाई, आंगनबाड़ी जो केंद्र है उनके माध्यम से इनकी सर्विसेज दी जा रही है। आप देखोगे छोटे बच्चों को चाहे वहाँ टीके हैं, ठीक है, या पोषण वगैरह जो उपलब्ध करवाया जाता है, या जो गर्भवती महिलाएं जो हैं, ठीक है, उनको भोजन उपलब्ध, पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाना हो, अदर जो टीकाकरण वगैरह की जो सहायता है, ठीक है, वो सारी की सारी सहायताएं कहाँ से मिलने रही है भाई, आंगनबाड़ी केंद्रों से, ठीक है। नेक्स्ट आइए आप, भारत में खाद्य सुरक्षा के मात्रात्मक व गुणात्मक पहलुओं के लिए कौन से सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं, ठीक है, जो फूड सिक्योरिटी है, ओके, उसके लिए मात्रात्मक व गुणात्मक पहलुओं के लिए कौन से सुरक्षा जाल अपनाए गए हैं, ठीक है। इट मीन्स फूड सिक्योरिटी सिक्योर करने के लिए कौन कौन से इसमें से जो प्रोग्राम है उनका संचालन किया जा रहा है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है, ठीक है। फूड सिक्योरिटी की बात करें तो फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या है, फूड मतलब भोजन से है, ठीक है, सिक्योरिटी से तात्पर्य 3 चीजें हैं। देखो,
फूड सिक्योरिटी तब इंश्योर कर पाओगे आप जब एक तो क्या होना चाहिए, फूड अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जैसे कि मैं कहूँ जिस इलाके में आप रह रहे हो उस इलाके के अंदर भोजन मार्केट में उपलब्ध तो हो, ठीक है, तभी व्यक्ति कंज्यूम कर सकता है। अगर आप जैसे सपोज दैट सीकर में रह रहे हो और सीकर के आसपास या जयपुर तक कहीं मार्केट के अंदर गेहूं उपलब्ध ही नहीं है, तो फिर आप उसको कंज्यूम कैसे कर पाओगे। ओके, इसलिए एक तो आप उस इलाके के अंदर फूड क्या होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। चलो सीकर के मार्केट की बात कर रहे हैं अपन, तो सीकर के मार्केट में गेहूं उपलब्ध हो या चावल वगैरह जो भी अवेलेबल हुआ, अवेलेबल होने के बाद में अगर उसकी रेट सपोज दैट 200 रुपए किलो हो, तो क्या लोग इसको परचेज कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे भाई, ठीक है। फिर तो ये लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी से क्या हो गया, बाहर हो गया। इसलिए जरूरी है कि भोजन जो उपलब्ध है वो अफोर्डेबल होना चाहिए। इट मीन्स ऐसी रेट में उपलब्ध हो जिसमें कि लोग उसको क्या कर सके, परचेज कर सके। अगर 20, 25, 30 रुपए किलो है तो लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे। तो दूसरा कौन सा होना चाहिए, अफोर्डेबल होना चाहिए, ठीक है। तीसरा बाद में चलो भोजन उपलब्ध था सीकर के मार्केट में, उसकी रेट भी उचित थी 25-30 रुपए के आसपास, ठीक है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है, क्वालिटी बहुत ही घटिया है, ठीक है। उसको खाने लायक अगर वो अनाज नहीं है तो फिर उसका उपलब्ध होना या अफोर्डेबल होने का कोई मीनिंग नहीं है। इसलिए भोजन जो है वो पौष्टिक भी होना चाहिए, क्वालिटी युक्त भोजन भी उपलब्ध होना चाहिए उसके अंदर। तो किसी भी एरिया में फूड सिक्योरिटी की जब आप बात करो तो कम से कम 3 पैरामीटर्स पे बातें कीजिए। अवेलेबल होना, ठीक है, एक्सेस कर पाओ, दूसरा जो है अफोर्डेबली होना चाहिए, ठीक है, और तीसरा उसकी क्या होनी चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट कौन कौन से प्रोग्राम चलाए हैं गवर्नमेंट ने, इस पे बात की गई। एक प्रोग्राम की बात करें जैसे कि दोपहर का भोजन कार्यक्रम, जो मिड डे मील प्लान होता है। आप देखते हो स्कूलों के अंदर छोटे बच्चों को जो दिन में दोपहर का जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो किस उद्देश्य से है, क्योंकि ये देखा गया है कि भाई ग्रामीण एरिया के अंदर या दुर्गम जो क्षेत्र है वहां पे गरीब परिवार बच्चों को इसलिए नहीं पढ़ा पा रहे क्योंकि उनके पास में भोजन अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है। ओके, तो सरकार चाह रही है कि एजुकेशन के साथ साथ, ठीक है, हम अगर भोजन भी बच्चों को स्कूल में उपलब्ध करवाएंगे तो गरीब परिवार के बच्चे जो है वो भी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो फूड सिक्योरिटी के अंदर जो मिड डे मील है ये ओबियसली इसका पार्ट है, ठीक है। दूसरा बात करें इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट जो सर्विसेज हैं, ठीक है, ये आईसीडी जो है, यहाँ पे हमने बात की अभी थोड़ी देर पहले कि कई जो सर्विसेज हैं, ठीक है, उनको एक साथ मर्ज करके कहाँ पे उपलब्ध करवाया जा रहा है, आंगनबाड़ी सेंटर्स पे, ठीक है। इन आंगनबाड़ी सेंटर्स पे जो छोटे बच्चे हैं 0 से 6 वर्ग के या जो गर्भवती महिलाएं हैं, ठीक है, इनको पौष्टिक भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये भी फूड सिक्योरिटी का पार्ट हो गया, ठीक है। तीसरा बात करें सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस, पीडीएस ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जिसके माध्यम से गरीब लोगों को, ठीक है, या मैं कहूं देश की 81 करोड़ के आसपास जो आबादी है उसको सरकार जो है वो सस्ता अनाज उपलब्ध करवा रही है। रिलेट कीजिए जो कि ग्रामीण परिवारों में, शहरी परिवारों के अंदर जहां आप देखते हो कि एक परिवार को सरकार नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में परिवार के एक सदस्य को 5 केजी सस्ता अनाज जो उपलब्ध करवा रही है, जिसमें चावल अगर है तो 3 रुपए किलो, गेहूं जो है वो 2 रुपए किलो और मोटा अनाज जो है वो कितने, 1 रुपए किलो उपलब्ध करवाया जाता है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये फ्री में उपलब्ध हो रहा है, वो एक स्कीम के तहत में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत में इस रेट के ऊपर ये उपलब्ध होते हैं, ठीक है। हालांकि 2029 तक गवर्नमेंट ने इसको फ्री कर दिया है आगे। ओके, तो तीनों के तीनों ही जो है वो किसको इंश्योर करने के लिए हैं, फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए है। ओके, तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, उपरोक्त सभी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट आइए उसके बाद में अगला है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के अनुसार किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन मुफ्त दिया जाता है। देखो जो आंगनबाड़ी सेंटर्स हैं, ठीक है, वहां तो 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे और उसके बाद में 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको स्कूलों के अंदर मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। तो यहाँ पे कौन सी आयु वर्ग हो गई भाई, 6 से 14 वर्ष, ठीक है, और ये भी किसके तहत में, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट से लिंक्ड। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित कथनों में से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से संबंधित गलत कथन कौन सा है। ओके, आपको 4 स्टेटमेंट दे रखे हैं किससे रिलेटेड, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 से रिलेटेड। ओके, और आपसे पूछ रहा है इनमें से जो 4 स्टेटमेंट है कौन कौन से इससे रिलेटेड कर रहे हैं। देखो पहले तो बात की जाए कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट जो है ये क्यों लाया गया, ठीक है, और इसके क्या एम्स हैं, ठीक है। हम जब भारतीय संविधान की बात करते हैं उसमें आर्टिकल 21 की अगर बात की जाए जो कि राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ के अंदर आपको उचित जो पौष्टिक भोजन है वो भी मिलना चाहिए, ठीक है। आपने देखा होगा कि भारतीय पॉलिटी जब आप पढ़ते हो तो आपने देखा सबसे ज्यादा
अगर किसी आर्टिकल को व्याख्या अगर की गई है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, या सबसे ज्यादा जो एक्सपांड किया गया है वो कौन सा है, आर्टिकल 21 है, ठीक है। और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ वाला जो पार्ट है, उसमें भोजन भी एक मुख्य उसका पार्ट है, ठीक है। तो राइट टू फूड जो है, ठीक है, उसको सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट जो है 2013 के अंदर एक्ट लेके आई थी, कौन सा, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, या मैं कहूं लोगों की फूड सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए। ओके, और फूड सिक्योरिटी में क्या होना चाहिए, भोजन उपलब्ध होना चाहिए, ठीक है, साथ में अफोर्डेबल हो, एक्सेस कर पाए लोग, ठीक है, उचित रेट के अंदर होना चाहिए, और साथ में उसकी क्वालिटी भी क्या होनी चाहिए, बेहतर, यानी कि पौष्टिक भोजन जो है वो उपलब्ध हो सके, ठीक है। इस उद्देश्य से गवर्नमेंट ने 2013 में पार्लियामेंट में एक एक्ट पारित किया था, उसके बाद में राज्यों ने भी अपने स्तर पर इसको आगे लागू किया। बात करते हैं कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसमें जिम्मेदारी किसकी क्या है, ठीक है। तो इसमें इसके क्रियान्वयन की जिम्मेदारी के अंदर दोनों गवर्नमेंट आती है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी कुछ अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, और यूटीज की बात करें तो यूटीज की अपनी जिम्मेदारी। कैसे जिम्मेदारी है, देखो, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में गवर्नमेंट पीडीएस के माध्यम से सस्ता अनाज उपलब्ध करवा रही है, और ये जो सस्ता अनाज गवर्नमेंट उपलब्ध करवाती है, ये अनाज आ कहां से रहा है गवर्नमेंट के पास में, पहली बात तो इसको किया जाए अपन। ओके, हाँ, तो कहां से आया भाई गवर्नमेंट के पास में, गवर्नमेंट तो खुद तो अनाज नहीं उगा रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट पहले तो क्या करती है, एक जो एमएसपी प्रोग्राम है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है, एमएसपी के माध्यम से किसानों से उनके फूड ग्रेन को क्या किया जाता है, परचेज किया जाता है, ठीक है। और परचेज करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम क्या है, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, एफसीआई जो है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने जिम्मेदारी दे रखी है कि किसानों से फूड ग्रेन को क्या करे, परचेज करे, ठीक है। तो ये कोई किसान है, और किसान ने जिसने गेहूं चावल वगैरह का उत्पादन किया, गेहूं सपोज दैट, चावल राइस वगैरह हो गए, ठीक है, इससे खरीद की जाएगी। खरीद कौन करेगा, एफसीआई करेगा। एफसीआई इसको खरीद करके अपने जो बड़े गोदाम वगैरह जो बना रखे हैं इन्होंने, उन गोदामों के अंदर स्टोर किया जाता है। खरीद किस प्राइस पे की जाएगी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एमएसपी डिसाइड की गई, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उस पे क्या करते हैं, खरीद करते हैं। बड़े गोदाम वगैरह, वेयर हाउस वगैरह, इनमें स्टोर किया जाएगा। यहाँ से बाद में इसको जहां पर आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जिस यूटी में, जिस स्टेट के अंदर, वहां तक इसको क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, ठीक है। और ये जो ट्रांसपोर्ट की जिम्मेदारी है, ये भी किसकी होती है, एफसीआई की, ठीक है। सपोज दैट ये किसी स्टेट या यूटी के अंदर पहुंचा, ठीक है, उसके बाद में यहां से डिस्ट्रिक्ट स्तर पर इसको पहुंचाया जाएगा, और डिस्ट्रिक्ट स्तर के बाद में आप या लाभार्थी जो है, ठीक है, जिसको सस्ता अनाज उपलब्ध करवाना है, ठीक है, जिसको मिलना है, वो क्या होगा, लाभार्थी होगा, ठीक है। लाभार्थी जो है वो कहां से ले सकते हैं, उचित मूल्य की दुकान पर, ठीक है, उचित मूल्य की दुकान। ये जो उचित मूल्य की दुकान, ठीक है, जिसको फेयर प्राइस शॉप्स बोलते हो, ठीक है, पहले कोटा की जो दुकानें बोलते थे, कोटा का राशन मिलता है, ऐसे सुना होगा आपने, ठीक है, फिर इनका नाम जो उचित मूल्य की दुकानें हो गई, और आजकल इसका नाम क्या कर दिया गया, पोषण की दुकानें, ठीक है। इन पोषण की दुकानों पर जाकर के जो लाभार्थी है वो अपने हिस्से का लाभ या अपने हिस्से का अनाज उपलब्ध परचेज कर सकता है, ठीक है। ये जो उचित मूल्य की दुकानें हैं, ये लाइसेंस पर बनाई जाती हैं एरिया विशेष के अंदर, ठीक है। और ये जो लाइसेंस देने का काम है, ये किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। बेनिफिशियरी कौन होगा, ठीक है, किन किन के राशन कार्ड इसके अंदर जुड़े होंगे, ये जो काम है ये भी किसका होता है, स्टेट गवर्नमेंट का। इट मींस कुछ काम जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, और कुछ जो होती हैं वो किसकी होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की। सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी कहाँ तक खत्म हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूशन पे खत्म हो जाती है, ठीक है, स्टेट तक पहुंचाने के बाद। उसके बाद उचित मूल्य की दुकानों पर लाभार्थी को उपलब्ध करवाना हो, या फिर लाभार्थी का सिलेक्शन करना हो, या फिर मैं कहूँ उचित मूल्य की दुकानों के लाइसेंस वगैरह जारी करने हो, ये सब किसका काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। तो दोनों के हुई, ठीक है। ये आपका कौन सा हो गया, एमएसपी वाला, सॉरी, आगे आइए। तो इसमें दोनों होंगे भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी होगी, और दूसरी कौन सी होगी, स्टेट गवर्नमेंट। तीसरी बात करते हैं इसके अंदर, यह अधिनियम सितंबर 2013 में प्रभावी हुआ। हाँ, तो बिल्कुल सही है भाई, कब स्टार्ट हुआ, ये सितंबर 2013 से लागू हुआ, ठीक है। स्टेट की बात करें तो ये कब हुआ, 2 अक्टूबर 2013 से राजस्थान के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करें, इसका क्रियान्वयन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा किया गया, टारगेटेड पीडीएस जो है उसके माध्यम से इसको लागू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है, जो कि 1992 के अंदर लागू हुआ था उसके बाद से, ठीक है। इसके बाद में इस अधिनियम के अनुसार गेहूं व चावल मोटा अनाज 3 रुपए 2 रुपए 1 किलो, ठीक है। इसमें प्राइस बताई गई है, किस प्राइस के ऊपर, तो यहाँ पर 3 रुपए जो प्राइस है वो तो किसकी है भाई, चावल की,
ओके। और गेहूं के लिए जो प्राइस रखी गई है वो कितनी है, 2 रुपए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट उपलब्ध करवा रही है, और 1 रुपए जो है वो किसकी रखी गई है, मोटा अनाज जिसमें बाजरा वगैरह हो गए। ठीक है। दूसरा थोड़ा और बात कर ले एनएफएसए की, तो एनएफएसए के तहत में किन लोगों को कवर किया गया है। ठीक है, तो किन लोगों को कवर किया गया भाई, जो 2011 का सेंसस है, जनगणना है, उसी के साथ में एक और सेंसस कंडक्ट था जिसका नाम है सोशो इकोनॉमी कास्ट सेंसस 2011। इसके अनुसार समाज का जो वीकर सेक्शन है उसको इसका लाभ दिया जाएगा। ओके, इसको भी बाद में 2 हिस्सों में बांटा गया कि एक तो रूरल आबादी जो है, ठीक है, थोड़ा मैं आगे लिख देता हूं, एक तो रूरल आबादी और दूसरी कौन सी है, अर्बन आबादी। रूरल आबादी में तो गवर्नमेंट कह रही है कि 75% लोगों को हमें एनएफएसए के तहत में कवर करेंगे, और अर्बन जो आबादी है इसमें 50% लोगों को कवर किया जाएगा। यानी ओवरऑल मिलाएं तो लगभग 67% आबादी को नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में कवर किया जा रहा है। ठीक है, और ये आबादी लास्ट जो गवर्नमेंट के फैक्ट हैं इको सर्वे के, इंडियन इको सर्वे, उसके अनुसार 81.36 करोड़ लोगों को लास्ट ईयर सस्ता अनाज गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध करवाया गया। और सस्ता नहीं, वर्तमान में तो फ्री में उपलब्ध करवाया गया। और ये कब तक फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा, 2029 तक फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएगी गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 121 पर। हाँ, 120 हो गया भाई। 121 जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी का निर्धारण कौन करता है। ठीक है, देखो एमएसपी होती क्या है, पहले तो अगर उसकी बात करें तो एमएसपी अपने आप में क्या है, प्राइस है। ठीक है, कौन सी प्राइस है, जैसे सपोज दैट मैं कहूं कि गेहूं है, वीट। ओके, गेहूं की मार्केट के अंदर उसकी प्राइस कितनी चल रही है, 2500 रुपए। ये इसकी क्या हो गई है, मार्केट प्राइस। ओके, दूसरा एक बात करते हैं एमएसपी। ओके, एमएसपी एक बार मान लेते हैं कितनी है, 2600। एमएसपी का नाम मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो एमएसपी के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट कहती है कि भाई अगर गवर्नमेंट एक रेट बताई कि दिस प्राइस है, कितनी प्राइस है एक क्विंटल की, 2600 रुपए। ठीक है, अगर इस प्राइस से ऊपर अगर मार्केट में कहीं आपका सामान बिक रहा है तो आप बेच सकते हो। ठीक है, अगर 2500 के बजाय यहाँ पे कितने में 2700 2800 कहीं कितना बिक रहा है तो आप बेचिए किसान। ठीक है, अगर इस प्राइस से नीचे आ जाए तो फिर गवर्नमेंट यह आश्वासन देती है कि हम इसको क्या कर लेंगे, परचेज कर लेंगे। किस पे परचेज कर लेंगे, एमएसपी पे। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो मिनिमम प्राइस गवर्नमेंट ने डिसाइड की, ठीक है, ये कैसे डिसाइड किए, तो ये डिसाइड करने के लिए गवर्नमेंट ने 1965 के अंदर एक कमीशन बनाया था जिसका नाम क्या है, एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन। ये कब बना था, 1965 के अंदर। ओके, इसके द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन की जाती थी कि कितना इस बार किस फसल की एमएसपी होनी चाहिए। ओके, ओनली क्या करता है, रिकमेंडेशन। उसके बाद में क्या था कि ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था इसको बाद में गवर्नमेंट ने 1985 के अंदर पुनर्गठन किया और इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, CACP। ओके, कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्राइस एंड कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ये जो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन था इसी का नाम चेंज किया गया है 1985 के अंदर, और नया नाम क्या दिया गया, CACP। इसका काम क्या होता है, एमएसपी की गणना करना कि भाई एमएसपी कितनी होनी चाहिए इस साल की। ओके, और ये गणना करने के बाद किसको रिकमेंड करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि इस साल फसलों की प्राइस कितनी होगी। ओके, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर भी ऐसा नहीं है कि पूरी कैबिनेट बैठती है, मात्र इसके अंदर कौन होता है भाई, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, CCEA जो है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स क्या होती है भाई, जो पूरी कैबिनेट है उसमें से इंपोर्टेंट जो 4-5 मिनिस्ट्री, जिसमें एक तो PM हो गया, ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, ठीक है, और जिस सेक्टर की बात कर रहे हो जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर का मामला है तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर आ गए। 4-5 जो बड़ी रैंक वाले मिनिस्टर हैं उनको मिलाकर के जो कमेटी बनती है कैबिनेट मंत्रियों की, उसको क्या बोलते हैं, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। एमएसपी कितनी होगी इसका डिसीजन जो है वो किसके द्वारा लिया जाता है, CCEA के द्वारा। एमएसपी की गणना जो है, गणना करने का काम किसका है, CACP का है। ठीक है, हाँ भाई, नेक्स्ट आ जाइए। तो कौन सा हो गया, इसमें का निर्धारण कौन करता है, तो निर्धारण तो कौन करेगा भाई, निर्धारण तो केंद्र सरकार करती है। ओके, क्योंकि देखो यहां अगर बात की जाए तो एक तो ऑप्शन में केंद्र सरकार, राज्य सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कोयले कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इसका काम तो है गणना करना।
और उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करना। ओके, जैसे मैं कहूं कि सीएसीपी ने इस साल कह दिया कि गेहूं की एमएसपी जो है वो 3,000 रुपए होनी चाहिए, 3,000 रुपए क्विंटल। ओके, तो इसका काम ये था कि बस इसने गणना करके रिकमेंडेशन कर दी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। अब 3,000 रखनी है, 3,500 रखनी है, 2,700 रखनी है, कितनी रखनी है, ये डिसीजन कौन लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल गवर्नमेंट में कौन लेता है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। ओके, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा नहीं यार 3,000 तो बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट अफोर्ड कर सकती है कितना, 2,800 रुपए क्विंटल, तो बाद में कितनी रखी जाएगी, 2,800 रुपए। ओके, तो यहां पर जब आपको कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ऑप्शन में नहीं है तो आप आंसर कौन सा करोगे, केंद्र सरकार। ओके, गलती से भी कृषि लागत एवं मूल्य आयोग नहीं करना आपको। नेक्स्ट आइए, खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य सुरक्षा में निम्न में से कौन से परिवार शामिल होंगे। ये कहा गया है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर किन किन परिवारों को शामिल किया गया है। मोटा मोटा तो हम अभी देख चुके हैं कि सोशो इकोनॉमी कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार बेनिफिशियरी को सिलेक्ट किया जाता है, बट उसमें भी बाद में नीचे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बताया गया कि किन किन लोगों को आप इसमें शामिल कर सकते हो, किन किन परिवारों को। ठीक है, तो यहां अगर बात करें, देखो सहरिया व कथोड़ी जनजाति जो कि एक आप कह सकते हो संकटग्रस्त प्रजाति है, जो कि ट्राइबल है। ठीक है, और ये गरीबी में शामिल है। ओके, तो इनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट मनरेगा के अंदर भी 100 दिन का एक्स्ट्रा रोजगार वगैरह दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो सभी आने ही है, कॉमन सेंस से आप कर सकते हो। दूसरा, कानून विमुक्त बंधुता श्रमिक। ठीक है, जो बंधुता श्रमिक हैं, ठीक है, वो भी गरीबी श्रेणी के अंदर आते हैं, उन्हीं सभी को भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। तीसरा जो है अंत्योदय परिवार। हाँ भाई, अंत्योदय परिवार जो है, जिनको अंत्योदय परिवार कौन से होते हैं, जो समाज के अंतिम पायदान पे, अंत्योदय मतलब अंतिम पायदान पे, गरीबों में भी सबसे गरीब, समाज में सबसे निचले पायदान पे जो लोग हैं उनको बोलते हैं अंत्योदय परिवार। ओके, और नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में इनको पर फैमिली 35 केजी अनाज पर मंथ और पर फैमिली उपलब्ध करवाया जाता है। ये ज्यादा गरीब हैं इसलिए इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाता है। और बाकी लोगों क्या होता है भाई, बाकी लोगों को 5 केजी पर पर्सन, परिवार में जितने लोग हैं उनके अनुसार एक पर्सन को कितना मिलेगा, 5 केजी। ठीक है, और ये पर मंथ का अनाज उपलब्ध करवाया जाता है। हालांकि कोविड-19 के समय गवर्नमेंट ने इसको डबल कर दिया था। ठीक है, बट अभी वर्तमान में कितना दिया जा रहा है, वापस से 5 किलो। ओके, उसके बाद में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले स्टेट बीपीएल जो है वो तो इसमें शामिल होने ही है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि ओनली बीपीएल ही शामिल है। ठीक है, बात मोटी मोटी ये है कि सोशो इकोनॉमिस्ट कास्ट सेंसस 2011 के अनुसार समाज का वीकर सेक्शन जो है, उस वीकर सेक्शन को सबको उपलब्ध करवाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 123। 2013 के अधिनियम के अनुसार खाद्य सुरक्षा राशन कार्ड के आधार पर दी जाएगी। राशन कार्ड के मुखिया के रूप में किसका नाम अंकित होगा। देखो, ये जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत में आप अपने हिस्से का अनाज जो प्राप्त करते हो वो कहां से प्राप्त करते हो भाई, पोषण की दुकानों से। पोषण की दुकान जो इनका नाम है आजकल, ठीक है, या फिर इन्हीं दुकानों का पुराना नाम क्या हुआ था, कोटा की दुकानें। ठीक है, दूसरा एक और नाम इनका क्या था, फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, उचित मूल्य की दुकानें, ये सभी एक ही के नाम थे, आजकल पोषण की दुकानें। ठीक है, यहां से आप जब अपना राशन लेने जाते हो या कोई भी बेनिफिशियरी अपना राशन लेना जाता है तो आप देखोगे कि वो किसकी रिक्वायरमेंट करते हैं भाई, राशन कार्ड की। ठीक है, राशन कार्ड के आधार पर आपको ये उपलब्ध करवाया जाएगा। और राशन कार्ड का मुखिया कौन होगा, तो आप देखिए कि आजकल जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, ठीक है, महिला सशक्तिकरण के अंदर परिवार का जो मुखिया है, ठीक है, परिवार के मुखिया किसको माना गया है, महिला को बनाया जा रहा है। ठीक है, तो राशन कार्ड का जो मुखिया होगा, यानी उस परिवार के, राशन कार्ड परिवार का बनता है, परिवार में किसको मुखिया बनाया जाए, तो जो भी सबसे सीनियर महिला सदस्य है परिवार के अंदर, ओके, उसको माना जाएगा। ओके, अगर मान लीजिए सीनियर महिला सदस्य नहीं है तो परिवार के अंदर 18+ वाली जो भी महिला सदस्य होगी उसको शामिल किया जाएगा। और अगर कोई महिला सदस्य किसी परिवार में है ही नहीं तब बाद में मुखिया किसको बनाया जाता है, पुरुष वर्ग को। ओके, जब तक 18+ वाली महिला सदस्य है परिवार के अंदर तो उसी को ही बनाया जाएगा, या परिवार में जो सबसे सीनियर महिला होगी वो उसकी क्या होगी, मुखिया होगी। तो यहां देखिए, कौन से परिवार में सबसे बुजुर्ग पुरुष नहीं है भाई, ठीक है, कहां पे गए इसका आंसर, परिवार में सबसे अधिक
आय वाले वयस्क सदस्य का, नहीं, परिवार के सबसे बुजुर्ग महिला सदस्य, ठीक है, ये बिल्कुल सही सदस्य, सबसे सीनियर महिला जो है, ठीक है। नेक्स्ट आइए, राजस्थान में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कब हुआ था भाई? 2 अक्टूबर 2013 को इसका क्या हुआ? शुभारंभ हुआ, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान के किस जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का शुभारंभ किया गया? सबसे पहले किस डिस्ट्रिक्ट से लागू की गई थी? तो कहां से की गई थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट से इसको लागू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आइए, ये 2 फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। हाँ, उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है वो आपके किसके आगे हैं? ज्योग्राफी के। इसी के साथ में जो अपने 15 से 20 क्वेश्चन थे, ठीक है, उन सभी क्वेश्चनों का अपन डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे के सारा जो एक ही टॉपिक आई थिंक दे रखा था, उसमें गरीबी वाला जो टॉपिक है उससे लिंक था। तो एक तो गरीबी वाला, और गरीबी का ही एक हिस्सा है वो वाला कौन सा है आपका? नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। ओके, जितने क्वेश्चंस आपको नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट वाले दे रखे हैं, इससे एक प्रकार से कंप्लीट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट आपका कवर किया जा रहा है, ठीक है। तो आप अगर मात्र ये क्वेश्चन वगैरह भी आपने सभी अटेंड करते हैं तो भी आपका पूरा टॉपिक इसके अंदर क्या हो जाता है? कवर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू आप सभी का, धन्यवाद।